पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने आपसे कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों के तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए जब भी आप विथ मटेरियल घर का काम देते हैं ऐसे समय में, उसमें एक पॉइंट निकल के सामने आया था, वो था एग्रीमेंट। आपकी कमेंट आई थी कि एग्रीमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाए, तो हाजिर है हम एग्रीमेंट के ऊपर वीडियो लेके। अब ये जो एग्रीमेंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके घर के काम के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है। इस एग्रीमेंट से आपके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो पहली चीज़, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मेंशन की जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई आइटम छूट भी जाता है ऐसे वक्त में आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को बता सकते हो कि ये पॉइंट आपने इंक्लूड किया था और आप इस हिसाब से जो है काम नहीं कर रहे। उसके बाद में दूसरा फायदा ये हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपको कोई चीज़ लिख के देता है, ऐसे वक्त में उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये एक फायदा आ जाता है। और कभी कभी होता यह है कि कॉन्ट्रैक्टर काम मिलने के चक्कर में बहुत ही कम रेट कोट कर देते हैं और ऐसे वक्त में एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है, तो इससे भी आप बच पाते हो। और तो और एग्रीमेंट में आपके पेमेंट के स्टेप होते हैं, काम का टाइम पीरियड होता है, ये सभी चीज़ें जो है आपके एग्रीमेंट में इंक्लूड होती है। तो इस तरह के बहुत सारे फायदे आपको एग्रीमेंट में मिल पाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि एग्रीमेंट में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एग्रीमेंट में आती है। अब यहाँ पर जो एग्रीमेंट हम देखेंगे, जरूरी ये नहीं कि उसमें लिखे हुए सभी पॉइंट आपके यहाँ पर, क्योंकि होता यह है कि आपके एरिया अनुसार वहां पर कुछ पॉइंट कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से आइडिया ले सकते हो। पर इस एग्रीमेंट से आपको एक टेंटेटिव आइडिया आने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये जो मेरे हाथ में एग्रीमेंट है ये मराठी भाषा में है, इसे मैं आपको हिंदी में अनुवादित करके बताता हूँ। 100 रुपए का एक मस्त कड़क स्टैंप आपको लेके आना है, जिसके फ्रंट पेज पे होगा आपका नाम और आपके कॉन्ट्रैक्टर का नाम, यानी कि जो लिख के लेने वाले, यानी कि आपका नाम, उसके बाद में आपकी एज और आपका व्यवसाय, उसके बाद में आपके कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उसकी उम्र, उसका व्यवसाय और उसके बाद में उसका एड्रेस। ये चीज़ें आपके फ्रंट पेज पे आती है। और ये चीज़ भी जरूर ध्यान में रखिए कि जो आपका एग्रीमेंट होगा उसके एंडिंग में आपका जो कोई भी प्लान होगा वो अटैच होना चाहिए। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट तो इस एग्रीमेंट में ये आता है कि इस एग्रीमेंट में जो कोई भी चीजें लिखी गई है वो आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिस्कस की है, और इस एग्रीमेंट में जो कोई भी नियम और शर्त है वो आप दोनों को जो है वो मान्य है। पहली चीज तो आ जाती है परमिशन। अब परमिशन वैसे तो मकान मालिक लेते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा गया है कि मकान मालिक जो है लीगल अथॉरिटी से परमिशन लेके आएंगे, उसके बाद जो है घर का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि घर का काम जो है वो कौन से टाइप का है, यानी कि लोड बेरिंग है या फिर आरसीसी है, ये यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद में जो कोई भी घर का काम होगा वो इस एग्रीमेंट में जो अटैच किया हुआ प्लान है उसके हिसाब से घर का काम होगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार होता यह है कि आपके एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के दिमाग में कुछ अलग होता है। इसके बजाय जैसा आपका प्लान होगा उस हिसाब से जो है आपका घर बनेगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है प्लिंथ। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो प्लिंथ की हाइट होगी वो 3 फीट तक होगी। आपकी जो प्लिंथ की हाइट होगी, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, ये कम से कम 3 फीट तक लेनी चाहिए, क्योंकि बरसात का पानी आपके घर के अंदर ना घुसे और तो और रोड की लेवल जो है वो बढ़ती रहती है। इस वजह से यहाँ पर प्लिंथ की हाइट मेंशन की गई है। उसके बाद में पॉइंट आ जाता है जो कि है एक्सकेवेशन। अब एक्सकेवेशन यानी कि जो खुदाई होती है वो कितनी गहरी ली जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है कि 3 से 4 फीट तक जो है खुदाई की जाएगी। अब यहाँ पर जो हार्ड डाटा है वो 3 से लेकर 4 फीट तक अवेलेबल होता है। आपके एरिया अनुसार जो है आप खुदाई कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में अगले और 5वें पॉइंट की तरफ हम आते हैं, जो कि है प्लिंथ की भराई, यानी कि जो मटेरियल आप फिल करेंगे उसके बारे में भी लिखना चाहिए कि कौन सा मटेरियल आप फिल करने वाले हैं। उसके बाद में सोलिंग कितनी आएगी और उसके बाद में पीसीसी जो है उसकी थिकनेस कितनी होगी। ये सभी चीजें आपके प्लिंथ फिलिंग आइटम में जरूर इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 आता है, जो कि है ब्रिक वर्क। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो बाहरी ब्रिक वर्क होगा वो 9 इंची ब्रिक वर्क होगा और अंदरूनी जो वॉल होगी वो 6 इंची होगी, यानी कि दीवार की बाहरी मोटाई होगी 9 इंच और अंदरूनी दीवार की मोटाई होगी 6 इंच। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो पैरापेट वॉल होती है उसकी हाइट कितनी लेनी है, यहाँ पर लिखा गया है कि पैरापेट की जो वॉल होगी उसकी थिकनेस होगी 9 इंच और उसकी हाइट होगी 3 फीट तक। तो यहाँ पर यह भी चीज क्लियरली मेंशन की गई है। याद रखिए जो आपकी पैरापेट वॉल की हाइट होगी वो 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है प्लास्टर। अब यहां पर लिखा गया है कि जो अंदरूनी प्लास्टर होगा वो एक तो सनला फिनिश प्लास्टर होगा या फिर लाइम फिनिश प्लास्टर होगा, यानी कि जिसे हम चूना प्लास्टर कहते हैं, उस हिसाब से होगा। बाहरी प्लास्टर जो होगा वो सैंड फेस प्लास्टर होगा। पॉइंट नंबर 8 आ जाता है, वो है चौखट। अब जब हम बात करते हैं चौखट की, तो चौखट आपकी मेन डोर की आती है, वो होगी सागवान। उसका साइज होगा 3.5 फीट बाय 7 फीट का और उसकी लकड़ी का साइज होगा 5 इंच बाय 4 इंच। और बाकी की जो अंदरूनी चौखटें होंगी उसका साइज होगा 3 फीट बाय 7 फीट। याद रखिए जो मेन डोर की चौखट आएगी आपकी वो 3.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि अक्सर ही आपको मटेरियल जो है अंदर बाहर लेना होता है, जिस वजह से आपकी मेन डोर की विड्थ जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। तो कम से कम 3.5 फीट आपको ध्यान में रखनी है। और अंदरूनी जो रूम होती है उनकी चौकट आप 3x7 की रख सकते हैं, और बाथरूम की जो चौकट होगी वो आप 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट रख सकते हैं। और खास करके वो ग्रेनाइट की बनाई जाती है। और कौन सी डोर फ्रेम किस लकड़ी की बनाई जाएगी ये भी लिखना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है कि मेन डोर फ्रेम की जो चौकट होगी वो सागवान की होगी, अंदरूनी जो चौकट होगी वो सालूड की होगी, उसके बाद में जो टॉयलेट बाथरूम की चौकट आएगी वो ग्रेनाइट की आएगी। तो चौकट के बारे में डिटेल इस पॉइंट में आ जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है शटर। अब जो शटर आएगा उसमें मेन डोर शटर जो आएगा वो आएगा सागवान डोर का। उसके बाद में जो अंदरूनी डोर बनेंगे वो लैमिनेशन वाले फ्लश डोर लगाए जाएंगे, और जो टॉयलेट बाथरूम होगा उसके लिए फाइबर डोर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, जो कि है खिड़की। अब खिड़की में यहाँ पर लिखा गया है कि एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो जो है वो फिगर ग्लास के साथ यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा गया है। उसके बाद में 3 ट्रैक के सेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि मस्कीटो नेट आएगी। अब यहाँ पर कंपनी का नाम मेंशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनी का मटेरियल जो है वो कम रेट में आता है और कुछ कंपनी का मटेरियल जो है वो ज्यादा रेट में आता है। एनोडाइज लेंगे या पाउडर कोटेड लेंगे, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 आ जाता है गार्ड बार। गार्ड बार यानी कि जो आपकी ग्रिल होती है उसका जो बार इस्तेमाल किया जाएगा उसकी थिकनेस कितनी होगी। यहाँ पर लिखा गया है कि 12 mm वाले बार का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये तो बात हो गई आपके गार्ड बार के बारे में। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 12 की, जो कि है लॉफ्ट। अब लॉफ्ट आपको ध्यान में रखने की, किचन में आपके 2 लॉफ्ट आने चाहिए और आपका बेडरूम होगा वहां पर 1 लॉफ्ट आना चाहिए। देखिए हॉल में किसी भी प्रकार का आपको लॉफ्ट नहीं लेना है, क्योंकि लॉफ्ट से आपका हॉल का शो जो है वो कम हो सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की, जो कि है फ्लोरिंग। अब यहाँ पर लिखा गया है कि फ्लोरिंग की टाइल जो है वो 2x2 की इस्तेमाल की जाएगी, जिसका की रेट यहाँ पर कंसिडर किया है 35 रुपए से लेकर 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब यहाँ पर एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रेट लिखा गया है कि 35 रुपए से लेकर 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कभी कभी एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही कम रेट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 20 रुपए पर स्क्वायर फीट की टाइल। अब जब आप दुकान में जाते हो और आपको जो है 35 से लेकर 40 रुपए वाली टाइल जो है पसंद आ जाती है, ऐसे वक्त में आपका एक्स्ट्रा बिल बढ़ जाता है। तो इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि जो बेस रेट होंगे आपके वो मार्केट रेट के हिसाब से होने चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर आपने यहाँ पर 40 रुपए बेस रेट पकड़ा है और आपको 50 रुपए वाली टाइल अगर पसंद आ जाती है, ऐसे वक्त में आप 10 रुपए का डिफरेंस कॉन्ट्रैक्टर को देने के बाद अपने चॉइस अनुसार जो है टाइल लगवा सकते हो। तो यहाँ पर ये बेनिफिट आ जाता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए, जो बेस रेट होंगे वो आपको कंसिडर करने हैं, उससे कम या फिर ज्यादा जो है आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 की, जो कि है जीना। अब जीना यहाँ पर लिखा गया है कि जो जीना बनेगा वो आरसीसी टाइप का होगा। उसके बाद में उसके ऊपर जो स्टेप्स होंगी उनके लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाएगा और रूफिंग के लिए स्लैब का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कभी कभी होता है कि कॉन्ट्रैक्टर दिमाग में होता है कि रूफिंग के लिए वो पतरा लगवाएगा और आपके दिमाग में होता है स्लैब लगवाएगा। तो ये चीज यहाँ पर मेंशन होती है, तो इस हिसाब से आप अपने छत के लिए स्लैब ही लगवा लेते हो। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है ग्लेज टाइल। अब ये जो वॉल टाइल होती है उसकी हाइट कितनी ली जाएगी। जैसे कि आपका बाथरूम होता है उसमें 7 फीट तक हाइट लेते हैं। जाहिर सी बात है आपके बाथरूम में बहुत ज्यादा पानी होता है, तो इस वजह से हाइट जो है 7 फीट तक लेते हैं, जिससे कि बाथरूम भी अच्छा दिखाई देता है। अब टॉयलेट में आपकी चॉइस पे डिपेंड होता है, कुछ लोग जो है 4 फीट तक लगवा लेते हैं, कुछ लोग जो है 7 फीट तक लगवा लेते हैं। तो ये एक पॉइंट आ जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो आपका किचन काउंटर टॉप होगा उसके ऊपर कुछ लोग जो है लिंटल लेवल तक लगवा लेते हैं टाइल, और कुछ लोग जो है स्लैब लेवल तक लगवा लेते हैं। तो वो चीज भी यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए कि कितने लेवल तक जो है टाइल लगवाए जाएंगे। मेरा मानना यह है कि आप जो है किचन के ऊपर की जो टाइल लगवाते हैं वो स्लैब लेवल तक लगवा लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको साफ सफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 16 की, जो कि है किचन काउंटर टॉप। अब जो आपका किचन काउंटर बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, इसके बारे में इस पॉइंट में लिखा जाता है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो किचन काउंटर टॉप बनेगा वो 11 फीट लंबा बनेगा, उसके ऊपर ग्रेनाइट का टॉप आएगा और उस ग्रेनाइट का बेसिक रेट होगा 125 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 125 रुपए का ग्रेनाइट का बेसिक रेट कंसिडर किया गया है। और ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आपका जो किचन काउंटर टॉप होगा उसके ऊपर खास करके ग्रेनाइट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मार्बल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर स्क्रैचेस और उसके ऊपर दाग जो है वो जल्दी विजिबल होते हैं। तो इस वजह से किचन काउंटर टॉप के लिए ग्रेनाइट एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। और अगर आपको आगे चल के ये लगता है कि आपको किचन काउंटर टॉप बड़ा लेना है, ऐसे वक्त में आप थोड़ा बहुत डिफरेंस देने के बाद आपके हिसाब से जो है काम करवा के ले सकते हो। पॉइंट नंबर 17 है किचन रैक। अब किचन है तो उसमें रैक की तो जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है कि एक कड़प्पा की रैक जो है उसे प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका की साइज होगा 3 फीट बाय 7 फीट। अब पॉइंट नंबर 18 की तरफ आते हैं, जो कि है विंडो सिल। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि खिड़कियों में जो है पूरी तरह से ग्रेनाइट फ्रेम लगाई जाती है, तो यहाँ पर इस पॉइंट में लिखा गया है कि विंडो सील का ग्रेनाइट का रेट क्या होगा, विंडो सील कैसे आएगी, यानी कि बॉटम में ही आएगी या फिर पूरा फ्रेम आएगा, ये इस पॉइंट में लिखा गया है। उसके बाद में मार्बल की होंगी या ग्रेनाइट की होंगी, इसके बारे में भी लिखा गया है।
उसके बाद में अदर भी ओपनिंग होती है, जैसे कि आप हॉल से किचन की तरफ जाते हैं, ऐसे वक्त में आपकी ओपनिंग होती है, तो वहां पर भी ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका रेट क्या होगा वो भी यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। अब बात करते हैं प्लम्बिंग की। प्लम्बिंग में यहाँ पर लिखा गया है कि 1000 लीटर की वाटर टैंक जो है उसे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 3 लेयर वाली होगी। वो कितने कॉस्टिंग की होगी वो भी लिखा गया है। उसके बाद में जो हॉट वाटर लाइन होगी, यानी कि गर्म पानी की जो लाइन होगी, उनके लिए CPVC का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो ठंडे पानी की वाटर लाइन होगी उनके लिए UPVC का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीजें जो है प्लम्बिंग में लिखी जाती है। उसके बाद में अदर भी डिटेल्स होती है, जैसे कि सिंक हुआ, बेसिन हुआ, और तो और जो आपके नल होंगे उनके बारे में भी इस पॉइंट में इंक्लूड करना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 20 की, जो कि है सेप्टिक टैंक। अब बहुत सारी जगह पर आजकल RCC सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि 3 फीट डायमीटर वाली RCC सेप्टिक टैंक जो है उसे लगवाया जाएगा। उसके बाद में जो सॉकपिट होगा वो 5 बाय 5 बाय 5 का प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 21 की, जो कि है वाटर प्रूफिंग। अब ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि कॉन्ट्रैक्टर कभी कभी वाटर प्रूफिंग का आइटम जो है वो ऐड नहीं करते हैं, तो वो इसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो वाटर प्रूफिंग होगा वो ब्रिक बैट कोबा वाटर प्रूफिंग होगा। जैसे कि और भी वाटर प्रूफिंग के टाइप होते हैं, जैसे कि केमिकल वाटर प्रूफिंग होता है, उसके बाद में IPS वाटर प्रूफिंग होता है। तो आपके छत के लिए कौन सा वाटर प्रूफिंग किया जाएगा उसके बारे में इस पॉइंट में जरूर मेंशन कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो कि है पॉइंट नंबर 22, सीमेंट। अब जो काम किया जाएगा उसके लिए कौन से कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल किया जाएगा वो इस पॉइंट में लिखा जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है, जो कि है स्टील के रिलेटेड। जो कोई भी स्टील आपको पसंद हो उस स्टील कंपनी का नाम जो है आप इस पॉइंट में लिख सकते हो। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है जीने का जो रेलिंग होगा वो कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जीने के लिए SS का रेलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कुछ जगह पे होता यह है कि MS के भी रेलिंग लगाए जाते हैं, तो वो कौन से टाइप के होंगे वो रेलिंग के सेक्शन में आ जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 25 की, जो कि है वायरिंग। अब यहाँ पर लिखा गया है कि वायरिंग जो है कंसील टाइप की फिटिंग की जाएगी। 2 टाइप की फिटिंग जनरली होती है, एक होती है कंसील और दूसरी होती है पट्टी फिटिंग, जिसे कि ओपन फिटिंग भी कहा जाता है। और कंसील में आपको सिर्फ बोर्ड दिखाई देता है, आपको जो है पाइप वगैरह नहीं दिखाई देते। उसके बाद में यहाँ पर किस कंपनी के पाइप इस्तेमाल किए जाएंगे, उसके बाद में कौन से कंपनी की वायर इस्तेमाल की जाएगी, और बटन की कंपनी कौन सी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, इतने डिटेल में यहाँ पर लिखा जाता है। और इससे भी ज्यादा डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं, ऐसे वक्त में कौन से स्क्वायर mm की वायर जो है किस पॉइंट के लिए इस्तेमाल की जाएगी वो भी यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप 2 वे स्विच इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐसे वक्त में उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। और ट्यूब, बल्ब, फैन, ऐसी चीजें जो है वो मकान मालिक कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है कलर। अब कलर में भी बहुत सारे डिटेल्स आते हैं कि बाहर से कौन सा कलर आएगा, अंदर से कौन सा कलर आएगा, कितने हाथ पुट्टी के आएंगे, ऐसी सभी चीजें जो है आपको इस पॉइंट में जरूर लिख लेनी है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है पानी। अब आप कितना भी अच्छा काम कीजिए पर उसको अगर पानी नहीं है तो उसका क्या फायदा। ऐसे वक्त में आपकी पानी मारने की जिम्मेदारी किसके तरफ है। कभी कभी कुछ जगह पर मकान मालिक पानी मारते हैं, तो कुछ जगह कॉन्ट्रैक्टर जो है पानी आदमी लगा के जो है पानी मार के लेते हैं। तो ये भी चीज यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। अब जब हम एग्रीमेंट के एंडिंग पॉइंट में आते हैं तो वहां पर कुछ चीजें लिखी जाती है, जैसे कि ये एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया, या फिर जो चीजें आपको समझ में नहीं आई वो आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आपको समझा दी है। उसके बाद में इस काम के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा काम आप करा के लेते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है कि ये एग्रीमेंट जो है काम खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 31 आ जाता है, जो कि इस एग्रीमेंट की जो ओरिजिनल प्रिंट होगी वो मकान मालिक के पास होगी, और जो फोटोकॉपी होगी वो आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास होगी। अब यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 32, जिसमें कि लिखा गया है कि काम कंप्लीट करके देने का टाइम पीरियड कितना होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर जो है घर का काम कंप्लीट करके दिया जाएगा। और चीजें इसमें इंक्लूड होती है, जैसे कि इस काम का रेट जो है वो कितने रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया गया है, उसके बाद में काम का स्क्वायर फीट कितना है, और आपके काम की अमाउंट कितनी हुई है। यानी कि जो कोई भी आपके काम की अमाउंट होगी वो यहाँ पर लिखी जाती है, जो कि आपको और आपके कॉन्ट्रैक्टर दोनों को मान्य होती है। अब सेकंड लास्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, जहां पर लिखा जाता है आपके पेमेंट के शेड्यूल। आप जब भी कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे, ऐसे वक्त में आपको कॉन्ट्रैक्टर को इकट्ठा पेमेंट नहीं करना है, आपको पेमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप देना है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि काम शुरू होते समय कितना पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप आ जाता है आपका प्लिंथ के बाद। प्लिंथ के बाद आपको इतना पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद में लिंटर लेवल के बाद, उसके बाद में स्लैब लेवल के बाद आपका जो कोई भी अमाउंट होगा उसके हिसाब से जो है आप स्टेप्स कर सकते हैं। और जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, ऐसे वक्त में आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आपको एक रिसीट देनी चाहिए, जिसमें कि लिखा होना चाहिए कि उन्होंने आपको कितना पेमेंट किया है, कितने तारीख को किया है और किस फॉर्म में किया है। तो ऐसी रिसीट आपको जरूर कॉन्ट्रैक्टर के पास से लेनी है जब भी आप उन्हें पेमेंट करते हैं ऐसे समय। और एंडिंग में आ जाती है आपकी सिग्नेचर, उसके बाद में आपके कॉन्ट्रैक्टर की सिग्नेचर और आपके एक पहचान वाले व्यक्ति की सिग्नेचर, और उसके एंड में आपको जो है प्लान अटैच कर देना है। तो देखिए ये सभी पॉइंट जो है आपको आपके एग्रीमेंट में जरूर इंक्लूड करने चाहिए। और भी कुछ पॉइंट हो गए जो कि इस एग्रीमेंट में
मेंशन नहीं किए होंगे उनके बारे में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है उनके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। देखिए, ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जब भी आप किसी को विथ मटेरियल काम देते हैं ऐसे समय में। इस एग्रीमेंट का आपको आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इस वजह से जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे ऐसे वक्त में आप जो है जरूर एग्रीमेंट कर लीजिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।